हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने बीए सेमेस्टर 5 के थर्ड पेपर जो है CC 11, इस पेपर से आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो है फ्रांस की 1830 की जुलाई क्रांति, इसके कारण एवं परिणाम। तो जैसा कि आप लोगों को जानते हैं कि फ्रांस की जो 1830 की जुलाई क्रांति थी, 30 की जो क्रांति थी वो जुलाई क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। यूरोप के इतिहास में 1830 को क्रांति का वर्ष माना जाता है। यह क्रांति फ्रांस से प्रारंभ होकर लगभग संपूर्ण यूरोप में फैल गई। दरअसल 1830 से पूर्व फ्रांस में राजसत्तावादियों का प्राधान्य था। धीरे धीरे इनकी प्रतिक्रियावादी एवं अत्याचारी नीति का विरोध बढ़ता जा रहा था। 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका भाई चार्ल्स दशम फ्रांस की गद्दी पर बैठा। चार्ल्स दशम को गद्दी पर बैठते ही फ्रांस की राजनीतिक स्थिति में पुनः एक गंभीर मोड़ लिया। चार्ल्स दशम कट्टर राजतंत्रवादी पार्टी का नेता था, जो पूरी तरह से उदारवादियों के खिलाफ था। तो अब हम एक एक करके जुलाई क्रांति के कारकों को समझने का प्रयास करेंगे। 1830 की जुलाई क्रांति के कारक। इस क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जो निम्नलिखित थे। पहला जो है वो है चार्ल्स दशम की प्रतिक्रियावादी नीति। चार्ल्स दशम घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने सिंहासन पर बैठते समय लुई 18वें द्वारा घोषित चार्टर पर चलने की बात कही थी, लेकिन सिंहासन हाथ में आते ही उसकी प्रतिक्रियावादी नीति यथाशीघ्र सामने आने लगी। वह राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का समर्थक था। उसका कहना था कि इंग्लैंड के राजा की भांति वैध शासक के रूप में रहने की अपेक्षा मैं जंगल में लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। उसके इस स्टेटमेंट से यह साबित होता है कि वह वैध राजा नहीं बनना चाहता था, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतिक्रियावादी शासक बनना चाहता था। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है चार्ल्स द्वारा चर्च की प्रधानता। चार्ल्स दशम चर्च की सत्ता का समर्थक था। वह चर्च के लिए अपना सिंहासन भी छोड़ने के लिए तैयार था। इसका मतलब है वह घोर धार्मिक कट्टर शासक था। ठीक है, वह चाहता था कि चर्च और राज्य एक हो जाएं। वह चर्च की शक्तियों को पुनः सुदृढ़ करना चाहता था। 1789 की क्रांति के दौरान चर्च के शिक्षा देने के जो अधिकार छीन लिया गया था, वह अधिकार उसे पुनः दे दिया गया। फ्रांस में विश्वविद्यालय का सर्वाध्यक्ष एक पादरी को बनाया गया था तथा कैथोलिक धर्म विरोधी अध्यापकों का बहिष्कार किया जाने लगा। चर्च की आलोचना करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष का कठोर कारावास का दंड देने की व्यवस्था की गई। चार्ल्स दशम धार्मिक उत्सवों को राजकीय प्रोत्साहन एवं सहायता देता था। उसने धार्मिक दल को फ्रांस में शक्तिशाली बना दिया। कभी कभी वह स्वयं धार्मिक जुलूस का जलती हुई मशाल लेकर नेतृत्व किया करता था, जिससे कि धार्मिक संस्थाओं की महत्ता कायम रहे। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक हुआ फ्रांसीसी क्रांति का, जुलाई क्रांति का। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वह है क्रांति के सिद्धांतों तथा मान्यताओं की अवहेलना। चार्ल्स दशम क्रांति के सिद्धांतों तथा जनता के अधिकारों का घोर विरोधी था। प्रारंभ में उसने
मेरी अंत्यानेत के साथ मिलकर क्रांति को दबाने का असफल प्रयास किया था। असफल होने के बाद वह विदेश भाग गया। वहां भी वह निरंतर क्रांति का विरोध का प्रचार करता रहा। कालांतर में फ्रांस के सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों तथा मान्यताओं का खुलकर विरोध किया। उसने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। प्रेस एवं पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के विरोध में काफी प्रदर्शन हुए। इसका अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है राष्ट्रीय धन का अपव्यय। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट को देखते हैं। सत्ता हासिल करने के बाद चार्ल्स दशम ने उन कुलीन एवं पादरियों की दयनीय अवस्था पर विशेष ध्यान दिया जिनकी संपत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान छीन ली गई थी। इस जब्त की हुई संपत्ति को लुई 18वें के आज्ञा पत्र द्वारा वैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए कुलीन या पादरी इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते थे। अतः चार्ल्स ने ऐसे कुलीन एवं पादरियों को मुआवजा देने का निश्चय किया। उसके इस कार्य से राजकोष में 2 करोड़ 80 लाख फ्रैंक खर्च हो गए। इससे राष्ट्र को बहुत हानि हुई, लेकिन इस क्षतिपूर्ति का एक नया तरीका निकाला गया जो चार्ल्स के लिए घातक सिद्ध हुआ। उसने ऋण के सूद की दर 5% से घटाकर 3% कर दिया। सूद की दर घटने से सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले मध्यम वर्ग को काफी क्षति उठानी पड़ी। अतः मध्यम वर्ग सरकार से रुष्ट हो गई। इसका 5वां जो महत्वपूर्ण कारक है वह है उदारवादियों का प्रभाव। चार्ल्स दशम की प्रतिक्रियावादी नीति का परिणाम यह हुआ कि उदारवादियों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। इसका स्पष्ट उदाहरण 1827 ईस्वी के आम चुनाव में देखने को मिलता है। इस चुनाव में प्रतिक्रियावादियों ने मतदाताओं पर अनेक प्रकार से दबाव डाला, लेकिन फिर भी राजसत्तावादियों के 125 के जवाब में उदारवादियों को 428 स्थान प्राप्त हुए। इस परिणाम से चार्ल्स दशम काफी चिंतित हुआ। अतः उसने चैम्बर को भंग कर दिया, यानी कि वहां की जो सत्ता थी उसे उस सत्ता को भंग कर दिया गया। इसका जो छठा महत्वपूर्ण कारक है, जो कि तात्कालिक कारण भी माना जाता है, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण विरोधियों के प्रभाव को नष्ट करने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी, जिसके कुछ महत्वपूर्ण कानून थे। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा को अवधि पूर्व ही भंग कर दिया। तीसरा, संपत्ति योग्यता को ऊंचा करके मताधिकार को अत्यंत सीमित कर दिया गया। इसके द्वारा 75% नागरिक मताधिकार से वंचित हो गए। अब हम कारणों को देखने के बाद अब इसके परिणामों को देखेंगे। तो 1830 की जुलाई क्रांति के प्रभाव को देखेंगे। पहला प्रभाव फ्रांस पर क्या पड़ा। इस क्रांति के कारण फ्रांस में बूर्बो वंश का अंत हो गया। इसके पश्चात ऑलियांस वंश के राजकुमार लुई फिलिप गद्दी पर बैठा। इस क्रांति के पश्चात फ्रांस में राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के स्थान पर जनतंत्रीय सिद्धांतों की स्थापना हुई। यह क्रांति मध्य वर्ग की विजय थी। इस वर्ग ने कड़े संघर्ष के द्वारा संवैधानिक घोषणा पत्र के
क्षेत्रों को दूर किया तथा धर्मगुरुओं एवं कुलीनों के शासन को समाप्त किया। अब हम देखते हैं स्पेन पर क्या प्रभाव पड़ा। 1815 में मित्र राष्ट्रों ने स्पेन के पदच्युत सम्राट फर्डिनेंड को पुनः सिंहासन पर बैठा दिया। फर्डिनेंड एक स्वेच्छाचारी सम्राट था। इसने सिंहासन पर बैठते ही पार्लियामेंट भंग कर दिया। फर्डिनेंड की प्रतिक्रियावादी नीति के परिणाम स्वरूप उसका कड़ा विरोध होने लगा, जिसके कारण 1820 ईस्वी में उसे स्पेन छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन 1822 में वह पुनः स्पेन की गद्दी पर बैठा। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का समाचार स्पेन भी पहुंचा तथा वहां के राष्ट्रवादियों में नई आशा का संचार हुआ। अब हम पुर्तगाल पर उसके प्रभाव को देखेंगे। 1807 में नेपोलियन बोनापार्ट ने पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था तथा वहां का शासक जॉन छठा अमेरिका स्थित उपनिवेश ब्राजील में चला गया। इसके बाद यहां राष्ट्रवादियों का अधिकार स्थापित हो गया, लेकिन यूरोपीय राष्ट्रों ने जॉन छठा को ब्राजील से बुलाकर पुनः पुर्तगाल का शासक बना दिया। जॉन एक स्वेच्छाचारी शासक था, जिस कारण देश में व्यापक जनसंतोष फैल गया और उसे पुर्तगाल से भागना पड़ा। इसके बाद डोना मारिया शासिका बनी, लेकिन डोना मारिया से उसके चाचा मिगुएल ने शासन छीन लिया। मिगुएल भी स्वेच्छाचारी शासक थे। इस कारण पुर्तगाल में असंतोष फैला, लेकिन 1830 की क्रांति का समाचार सुनकर राष्ट्रवादियों का उत्साह बढ़ा। अंततः 1833 में अनेक संघर्षों के बाद वहां संवैधानिक शासन की स्थापना हुई। इसी कड़ी में हम देखते हैं चौथा, इंग्लैंड पर प्रभाव। इस क्रांति का प्रभाव इंग्लैंड पर भी व्यापक रूप से पड़ा। उस समय इंग्लैंड में टोरी दल की सरकार थी। वेलिंगटन का ड्यूक प्रधानमंत्री था। वह घोर प्रतिक्रियावादी मैटरनिक के मित्रों में एक था। उस समय इंग्लैंड में मताधिकार धनी कुलीनों एवं भूपतियों को ही प्राप्त था। जनता इस सीमित मताधिकार से काफी असंतुष्ट थी। वह मताधिकार में सुधार चाहती थी, लेकिन वेलिंगटन का ड्यूक सुधारों का विरोधी था। लेकिन ऐसी अप्रतिनिधि पार्लियामेंट का सुधार अत्यंत आवश्यक था। अतः जब तक इंग्लैंड में टोरी दल सत्ता में रहा, तब तक सुधारों की मांग का विरोध होता रहा। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से सुधारवादियों का उत्साहवर्धन हुआ। आंदोलन की वृद्धि तेजी से हुई। 1830 में ही जॉर्ज चतुर्थ की मृत्यु के बाद विलियम चतुर्थ गद्दी पर बैठा। इसी दौरान आम चुनाव में टोरी दल की पराजय हुई और उदारवादी दल की सरकार बनी। इस दल के नेता लॉर्ड ग्रे थे। लोकसभा में मताधिकार बिल को पास कर दिया गया, लेकिन लॉर्ड सभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण दंगे भड़क उठे। अंत में लॉर्ड सभा को बिल पास करना पड़ा। इस प्रकार 1832 में इंग्लैंड में मताधिकार पहले से अधिक विस्तृत हो गए तथा जनता के राजनीतिक अधिकार बढ़ गए। अब हम देखते हैं अमेरिका पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इतना व्यापक था कि वह यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, वरन संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी इसका प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व अमेरिकी समाज पूंजीपति तथा मजदूर
दो वर्गों में बटा हुआ था। पूंजीपति वर्ग दिन प्रतिदिन धनी होता जा रहा था। दूसरी ओर मजदूर वर्ग की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। वह समाज में उनकी स्थिति बहुत गिरी हुई थी। वे दासों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का समाचार पहुंचते ही इन मजदूरों में भी नए उत्साह का संचार हुआ। अतः दास प्रथा के विरोध में जगह जगह पर आंदोलन हुए। दास प्रथा विरोधी अनेक समितियों का गठन हुआ। आंदोलन की तीव्रता को देखकर शासकों को मजदूर सुधार संबंधी अनेक कानून पास करने पड़े। इस प्रकार 1830 की क्रांति का यह सबसे व्यापक प्रभाव था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत हो गया। अब हम इसका मूल्यांकन देखते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करते हैं। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। संपूर्ण यूरोप इस क्रांति से प्रभावित हुआ। इंग्लैंड में 1832 ईस्वी का सुधार विधेयक पास हुआ। स्वयं फ्रांस में वैध राज्य सत्ता की स्थापना हुई। बेल्जियम एक तटस्थ राष्ट्र बना तथा यूरोप से बाहर दूसरे महाद्वीप अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ। ये सभी सफलताएं प्रतिक्रियावाद पर एक सफल विजय थी। इस क्रांति ने वियना सम्मेलन को भी आघात पहुंचाया। बेल्जियम की स्वतंत्रता से इस व्यवस्था को प्रथम आघात पहुंचाया। इस प्रकार से हमारा यह उत्तर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।